नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। और आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में कि ये क्या है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड वी ऑल्सो नोन एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, तो इस पाथवे की हमें ज़रूरत होती है NADPH को जनरेट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। और साथ ही साथ हमें इसके कई सारे रिएक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस में ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्मली हमने कई सारे पाथवेज में देखा है कि जब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है तब NAD और NADP रिड्यूस होते हैं NADH और NADPH में, लेकिन रिड्यूस्ड NADH और NADPH भी कई सारे एनाबॉलिक पाथवे में यूज़ होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि NADP कन्वर्ट होता है NADPH में, और ये मोस्टली कैटाबॉलिक पाथवे में होता है। लेकिन अगर हम एनाबॉलिक पाथवे में देखें तो NADPH कन्वर्ट होता है NADP में, और इसे हम रिडक्टिव बायोसिंथेसिस पाथवे भी कह सकते हैं। और इसका एग्जांपल है फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस एक और इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जिसमें हमें NADPH की ज़रूरत होती है, और ये रिडक्टिव बायोसिंथेसिस पाथवे का एग्जांपल है। तो इसीलिए हमें NADPH की ज़रूरत होती है इन सारे प्रोसेस को कंटिन्यू और स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू फॉर्म में रखने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। और NADPH को जनरेट करने का काम करता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। लेकिन हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को हम इस पाथवे में सिर्फ NADPH ही नहीं बनाते हैं, साथ ही साथ हम राइबोस शुगर मीन्स 5 कार्बन राइबोस शुगर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी सीरीज ऑफ रिएक्शन के दौरान हम राइबोस 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए। तो राइबोस 5 फॉस्फेट प्रोडक्शन और NADPH प्रोडक्शन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिनकी हमें कई सारे एनाबॉलिक प्रोसेस में ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें पेंटोस फॉस्फेट की ज़रूरत है, ताकि हमारी बॉडी में होने वाले रिडक्टिव बायोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो सकें और कंटिन्यू फॉर्म में रह सकें। तो दोस्तों, अब हम जान गए हैं कि हमें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की क्यों ज़रूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के सीक्वेंशियल रिएक्शन और इसमें यूज़ होने वाले एंजाइम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड वी ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें सेल NADPH प्रोड्यूस करती है, जिसकी ज़रूरत हमें कई सारे एनाबॉलिक पाथवे में पड़ती है। इस पाथवे को 2 पार्ट किया गया है। पहला है ऑक्सीडेटिव पोर्शन ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ऑक्सीडेटिव पार्ट में 2 इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, और नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट सेल के मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के पर डिपेंड होता है, यानी सेल किस कंपाउंड को बनाना चाहती है वो उस पर डिपेंड करेगा नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट। और दोनों ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव साथ में शटलिंग अलाउ करते हैं 6 कार्बन और 5 कार्बन के बीच में। तो चलिए अब हम इसके डिटेल स्टेप्स देखते हैं। तो ऑक्सीडेटिव पाथवे के फर्स्ट स्टेप में NADPH प्रोड्यूस होती है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि NADP को रिड्यूस भी करता है NADPH में। अब बात करते हैं अगले स्टेप जो कि फर्दर एक इरिवर्सिबल स्टेप है। इसमें 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेस एंजाइम। और इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, जिससे ग्लूकोनोलैक्टोन 6 ग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोनेट में सॉरी। अगले स्टेप में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है राइबोलूस 5 फॉस्फेट में, और इस स्टेप में भी NADPH अगेन प्रोड्यूस होता है। और ये बनता है क्योंकि यहाँ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का जो 3rd कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होकर NADP के साथ अटैच हो जाता है, अटैच होकर NADPH
प्रोड्यूस करता है। और जो थर्ड कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है वो रेडियली डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ CO ग्रुप, जो थर्ड कार्बन पे जो CO ग्रुप बना वो स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये डीकार्बोक्सिलेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और राइबोलोस 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगले स्टेप से नॉन ऑक्सीडेटिव पार्ट शुरू होगा और इसमें होने वाली सारी रिएक्शन आपस में रिवर्सिबल होती हैं। तो जैसे ही राइबोलोस 5-फॉस्फेट बनता है तो अगले स्टेप में एपिमरेस एंजाइम राइबोलोस 5-फॉस्फेट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है और इसे ज़ाइलोलोस 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ राइबोलोस 5-फॉस्फेट को हम राइबोस 5-फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ ये न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस प्रोसेस में चला जाता है और इसमें हमारी हेल्प करता है आइसोमरेज एंजाइम। जैसे कि और ये वाली रिएक्शन केमिकली हमारी ग्लाइकोलाइसिस की तरह ही होती है, जैसे कि हमने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से ही चेंज करा था। अगले स्टेजेस में एल्डोलेज और कीटोलेज एज ए सबस्ट्रेट काम करते हैं, जो फर्दर एल्डोलेज और कीटोलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपस में रिवर्सिबल भी होते हैं। तो यहाँ आप हर एक इस सेट में एक एल्डोलेज और एक कीटोलेज मॉलिक्यूल देखेंगे और जो फर्दर एक एल्डोलेज और एक कीटोलेज में चेंज हो जाएंगे या प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी एक और एल्डोलेज और कीटोलेज प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आपस में भी रिवर्सिबल होंगे। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़ होता है वो है ट्रांस कीटोलेज। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ रिएक्शन स्टार्ट हो रही है ज़ाइलोस 5-फॉस्फेट से या फिर राइबोस 5-फॉस्फेट, या चलिए हम दोनों ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ ये कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और सीडोहेप्टेलोस 7-फॉस्फेट में। और यहाँ आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेंटेन रहते हैं, यानी ज़ाइलोस 5-फॉस्फेट और राइबोस 5-फॉस्फेट के टोटल मिलाएं तो 10 कार्बन है, और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और सीडोहेप्टेलोस 7-फॉस्फेट के 3 और 7 मिलाएं तो यहाँ भी टोटल 10 कार्बन है। तो इसलिए यहाँ कार्बन नंबर कांस्टेंट रहते हैं और प्रोसेस कंटिन्यू भी रहता है। जैसे कि अगली स्टेज में ट्रांस एल्डोलेस एंजाइम की हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और सीडोहेप्टेलोस 7-फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और इरेथ्रोज 4-फॉस्फेट में। और अगर हम यहाँ भी देखें तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और इरेथ्रोज 4-फॉस्फेट को ऐड करें, यानी इनके 6 और 4 को ऐड करें तो हमें यहाँ भी टोटल 10 कार्बन ही मिलते हैं। इसलिए यहाँ भी कार्बन नंबर मेंटेन रहते हैं। और इन रिएक्शन में एक की पॉइंट है, जो कीटोलेस कंपाउंड है हमारे, वो फ्रेगमेंट डोनर का काम करते हैं, और जो एल्डोलेस कंपाउंड है वो एक्सेप्टर का काम करते हैं। तो ये एक मेजर की पॉइंट है इस रिएक्शन का। और आखिर में ज़ाइलोस 5-फॉस्फेट फर्दर रिवर्सिबल कन्वर्जन में जाता है और इस रिएक्शन को भी ट्रांस एल्डोलेज या ट्रांस कीटोलेज एंजाइम कैटलाइज करते हैं, और इसलिए ये प्रोसेस कंटिन्यू फॉर्म में रहता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ कई सारे इंटरमीडिएट भी बन रहे हैं और जो यहाँ से किसी दूसरे प्रोसेस में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ये सारे ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट हैं जो सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार ग्लाइकोलाइसिस में चले जाते हैं और उस साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसीलिए HMP शंट में सिर्फ NADPH और राइबोस शुगर ही नहीं बनती, ये हमारी सेल में होने वाला इतना क्लेवर प्रोसेस है जहाँ और भी इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट बनते हैं जो सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस में सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार चले जाते हैं। तो ये था हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और HMP शंट। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है मेडिकल फैक्ट्स का, और आज का मेडिकल फैक्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इंक्रीज इन ब्लड इज कॉल्ड यूरीमिया। यानी अगर हमारे ब्लड में यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं, एक डिजीज़ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।